हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल होता क्या है और उसके क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल आप लोग ने 10th क्लास में सुना होगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि कोई भी एलिमेंट या एटम अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है। 3 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये तीन रास्ते हैं जिससे एटम क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगा, एबिलिटी ऑफ एटम टू एक्वायर स्टेबिलिटी आइदर लूज या फिर गेन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दैट वैलेंस शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या आएगा कि वो उनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। फॉर एक्सेप्शन हम बात करें अगर इन एलिमेंट की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अब ये एलिमेंट क्या होंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आता है डुप्लेट। ठीक है, डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब क्या है कि हीलियम आपको पता है क्या होता है, नोबेल गैस होता है। हीलियम क्या है, नोबेल गैस है। तो सारे एलिमेंट आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि एलिमेंट जो होते हैं, एटम जो होते हैं, अपने पास के नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। तो जिनका एटॉमिक नंबर ये हीलियम के पास में होगा, जैसे 1 2 3, ये सब क्या होंगे, ये हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। तो ऑक्टेट रूल में हम 8 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी का डुप्लेट टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो डुप्लेट फॉर हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करते। हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब, बेरिलियम, ये सब अपना क्या करते हैं, डुप्लेट मतलब हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट का मतलब वही होता है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल सोडियम का है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, सबको पता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 281। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेटल है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से कितना आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब ये किसके कॉन्फ़िगरेशन में गया, नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन में गया। ठीक है, स्टेबल हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, इसी को मैंने यहाँ पर आप लोग ने 10th क्लास में ऑर्बिट सेल ये सब पढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, मतलब n = 1 हो गया, ये n = 2 हो गया, n = 3 हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट से मैंने दे दिया। सेकेंड ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कितने, 1 डॉट दे दिया। और आउटर में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 डॉट हमने दे दिया। अब क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज कर दिया, आउटर ऑर्बिट का हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं। कोई भी एलिमेंट हमेशा आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा, या तो गेन करेगा, या तो शेयर करेगा। इनर ऑर्बिट, जब तक आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होंगे तब तक इनर ऑर्बिट में नहीं जाएंगे। तो एक चीज अगर आपको क्लियर बता देंगे कि आप लोग 11th क्लास में जा रहे हो, तो न्यूक्लियस ये होता है, आउटर ऑर्बिट सबसे बाहरी सेल होता है, और आउटर ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच के जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उनको बोलते हैं इनर ऑर्बिट। और इनर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोला जाता है इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए, बताइए आपको इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इनर ऑर्बिट कौन है, एक ये ऑर्बिट हो गया, एक ऑर्बिट ये हो गया। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनर ऑर्बिट कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है। आउटर ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मैंने इसी को इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो मुझे बताओ जरा सा, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद साइज पे क्या इफेक्ट आता है, साइज पे क्या इफेक्ट आता है। आपको दिख रहा है क्या कि आउटर ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब ये ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन एक ही था, वो भी निकल गया। तो न्यूक्लियस का इस पर अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इस ऑर्बिट को क्या होगा, अपनी तरफ अटैक करेगा। तो इसका साइज जो होता है हमेशा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कोई भी एलिमेंट है, पेरेंट एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उतना ज्यादा साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का लूज वाला कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा है गेन करके कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो हमने यहाँ पर फ्लोरीन ले लिया।
तो क्लोरीन को देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने निकाला 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ गया। ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने इसी को डायग्राम से रिपीट कर दिया सेल के फॉर्म में। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2, नेक्स्ट वाले में कितने 8 डॉट मैंने बनाया 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे आउटर में कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, आउटर ऑर्बिट में आएगा। देखिए आउटर ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका हो गया 288 हो गया। ठीक है, तो अब साइज का थोड़ा फैक्टर बताइए, साइज बढ़ेगा या घटेगा। अब देखिए आउटर में कितने 7 इलेक्ट्रॉन थे, न्यूक्लियस में कितना चार्ज था 17 था। इसका अट्रैक्शन देखिए, मतलब 17 प्रोटॉन आउटर में और ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आउटर, और यहाँ पर क्या है 17 इलेक्ट्रॉन, और आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी एक इलेक्ट्रॉन आने से 8 हो गए। तो कहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पर सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 17 पॉजिटिव वाले यहाँ पर 7 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा सोचिए, यहाँ पे 17 ही पॉजिटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, यहाँ पर एक कम है, तो अट्रैक्शन कम होगा, मतलब क्या होगा, साइज ज़्यादा होगा। तो एनायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट्स एटम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयर करके। 14 ग्रुप में आपको कार्बन कार्बोनेट्स कंपाउंड आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा ही होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर कार्बन क्या है 2 4 है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे कार्बन पे +4 चार्ज आएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो यहाँ से कार्बन पे 4 माइनस आएगा। बट ये दोनों ही केस नहीं होते, ये ऐसा दोनों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। एक ये आपका इसका जो मेथड है वो गलत मतलब करेगा ही नहीं। दूसरा केस ये है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो यहाँ पर क्या होता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। कैसे, देखिए कार्बन के प्रोटॉन पर अगर चार्ज पूछा जाए कितना है, +6 चार्ज है। अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या ये पॉसिबल है, पॉजिटिव वाले कम है 6 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 माइनस है, तो इसको होल्ड कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर एक क्लास में मान लीजिए एक टीचर है और 20 बच्चे हैं तो होल्ड कर लेगा, और उसी क्लास में मान लीजिए क्लास बड़ी कर दो और उसमें मान लो 100 बच्चे ला दो, तो उसको हैंडल करना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वही केस यहाँ पर है। ये क्या करता है, सबसे सीधा क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, पार्टनरशिप कर लेता है। ये ऐसा डिजाइन आप लोग ने देखा होगा 10th क्लास में, बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये हो गया अपना ऑक्टेट रूल। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई है तो पता ही होगा। ठीक है, 90% लोग को पता ही होगा, 95% लोग को पता होगा। हम यहाँ पर बात करेंगे लिमिटेशन की। लिमिटेशन सारे पॉइंट आपको नहीं पता होंगे, तो लिमिटेशन पे ही हमें फोकस करना है। ओके, लिमिटेशन में मैंने टोटल 7 पॉइंट लिखे हैं, तो हर एक पॉइंट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंट्रल एटम हो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब वो 8 से कम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बेरिलियम हाइड्राइड है, बेरिलियम फ्लोराइड है, ठीक है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है। तो इन सब में क्या होते हैं कि जो सेंट्रल एटम होता है, चलिए हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम है। अब बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर क्या है 2 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। देखिए क्या ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 से कम हो तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी वही 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। BCl3 की बात करें तो बोरॉन सेंट्रल एटम है, यहाँ पर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 क्लोरीन एटम है। अब क्लोरीन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाकी जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बॉन्ड तो एक ही बनाएगा ना। तो सेंट्रल एटम के बोरॉन के अराउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की कैटेगरी में रखा है। सिमिलरली क्या होगा एल्युमिनियम का, देखिए एल्युमिनियम बोरॉन की ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी टोटल आप काउंट करोगे तो यहाँ पर भी कितने
6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जनरली ये सब क्या करेंगे, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे या इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आप आगे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे AlCl3, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट होते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पर देखिए सेकंड टेम्पटेशन है मॉलिक्यूल विद एक्सपैंड ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर तो क्या 8 से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, देख लीजिए इसके एग्जाम्पल, जैसे PCl5 है। अब फॉस्फोरस के पास खुद के कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। अब क्लोरीन यहाँ पर है, बॉन्डेड एटम है, तो क्लोरीन टोटल कितने 5 है, तो क्लोरीन के भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। तो सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ये लो, ये ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर तो 10 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं। तो इसी को बोल रहा है मॉलिक्यूल विद एक्सपैंड ऑक्टेट, मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम SF6 की बात करें, सेंट्रल एटम सल्फर है और आपको अच्छे से पता है सल्फर के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन भी बेचारे कितने हैं, 6 हैं। तो 6 फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन आ गया, ये फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा और यहाँ पर 6 फ्लोरीन है, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से। तो सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल कितने 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लोग, ये तो और आगे निकल गए। ठीक है, 8 चाहिए था ऑक्टेट के लिए और टोटल 12, इसीलिए एक्सपैंड बोल रहा है। इसी तरह से IF7 में देखोगे तो आयोडीन सेंट्रल एटम, इसके खुद के पास कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन से भी कितने आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 7 फ्लोरीन है कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो भाई साहब ये लेके चले आए। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7। तो टोटल सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। चलो ये तो और आगे निकल गए। तो ये सब इसी को बोलते हैं क्या, एक्सपैंड। इसी को हाइपर बोलते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब कम होता है। तो ये हाइपर एटॉमिक टाइप के मॉलिक्यूल हो गए, इसमें ऑक्टेट से भी ज़्यादा एक्सपेंड हो गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल विथ ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अगर हम बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो यहाँ से ये तो डबल बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन के पास टोटल कितने ये इलेक्ट्रॉन है, इसका तो कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, 2 2 4 2 6 2 8। बट इसके पास क्या हुआ, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो यहाँ से बॉन्ड बना लिया, बाकी यहाँ पर क्या हो गई, देखिए यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 2 यहाँ पर, एक पेयर विदाउट पेयर का है। तो यहाँ पर क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन थी, इनका भी ऑक्टेट, इसका तो कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। देखिए 2 2 4 2 6 और एक साथ ही इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के राउंड। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसी को बोला है ऑड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से NO2 में बात करें तो NO2 में आपको पता है कि यहाँ से एक तो ये और एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसके पास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है और 2 इधर दे दिया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना। और यहाँ पर ये क्या है, ये तो खुश है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है और 2 2 4 2 6 और 2 8 यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, यहाँ पे इसको प्लस, इससे माइनस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए इसके सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है, इसका ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। और नेक्स्ट जो है 5th वाले पॉइंट क्या दिया है, डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी के बारे में ऑक्टेट रूल कोई नहीं बताता। ये सब पॉइंट समझाने वाली बात नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है पॉइंट को। 6 पॉइंट है इनेबिलिटी टू प्रेडिक्ट द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड कोई फॉर्मेशन होता है, कितनी एनर्जी का चेंज हो रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं देता। और 6 पॉइंट है इनेबिलिटी टू प्रेडिक्ट द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग, सॉरी ये तो हो गया पॉइंट। 5th पॉइंट जो था, डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। और ये जो 6 पॉइंट है, आप लोग ने 9th क्लास से पढ़ा होगा कि नोबल गैस जो होते हैं इनर्ट होते हैं, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब नोबल गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे केमिकल कंपाउंड भी कोई नहीं बनाएंगे। कोई भी एलिमेंट कंपाउंड कब बनाता है, जब किसी से रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तभी तो कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो नोबल गैस जब रिएक्ट नहीं करता है, ये सब नोबल गैस आपको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, नोबल गैस है और इनके पास पूरा स्टेबिलिटी है, तो इनको इधर उधर हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए। बट
इसमें जो जेनॉन एलिमेंट है, नोबल गैस है, वो कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये आप 12th में पी ब्लॉक में पढ़ोगे, एक्सेप्शनल पॉइंट में जेनॉन के इतने सारे कंपाउंड होते हैं। चलो, आप लोग ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है, बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ लिया है। तो बॉन्डिंग में अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो इनका भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन का आपको ट्रिक यहाँ पर दिया हुआ, मैंने शॉर्ट ट्रिक दिया है हाइब्रिडाइजेशन का, तो चाहो तो आप वीडियो देख के हाइब्रिडाइजेशन का ऐसे निकाल सकते हो। चलो एक दो का मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो आपको। ठीक है, XeF2 का, तो आपको क्या करना है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन मिलना है। नोबल गैस के पास टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, और फ्लोरीन कितने 2 हैं, तो 2 फ्लोरीन क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 2, लोन पेयर कितने हुए 3, यहाँ से कितना आया 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा शेप आया, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, यहाँ पे शेप कैसा आएगा, लीनियर शेप आ जाएगा। ठीक है, लीनियर शेप मतलब कुछ इस तरह का डिजाइन होगा। यहाँ पर जेनॉन सेंट्रल एटम में हो जाएगा, और लोन पेयर को हमेशा यहाँ पे रखते हैं तो स्टेबिलिटी यहाँ पर होती है ज़्यादा, और बाकी फ्लोरीन यहाँ पर हो जाएंगे। इस शेप को बोलते हैं हम क्या, लीनियर शेप। अगर इसके हाइब्रिडेशन की बात करें HCF4, तो पहले इसका हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए। इसके पास टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ से क्या आया 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। ठीक है, 4 फ्लोरीन 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो यहाँ से टोटल कितना आया 6 आया। 6 मतलब हाइब्रिडेशन sp3d2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि 5 + 1 तो स्क्वायर पिरामिडल होता है, और यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, जेनॉन सेंट्रल एटम ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। लोन पेयर होता है तो हमेशा ऊपर नीचे, वो देन बिलो देन, बाकी जो फ्लोरीन होगा वो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक। आपको बिना पेन उठाए आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो क्या होगा, देखिए जेनॉन सेंट्रल एटम, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 2 है, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बनाया, और ऑक्सीजन को हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्ट कराइए। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d आ जाएगा। और 3 + 2 है, जिसका शेप कैसा आएगा, टी शेप आ जाएगा। इसी तरह से इसका निकाल सकते हैं। हाइब्रिडेशन का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, जाके वहाँ पे देख लीजिए। मोस्ट ऑफ जितने भी जेईई नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैंने एग्जाम्पल वहाँ पे कराया हुआ है। तो बिना पेन उठाए आपको बॉन्डिंग चैप्टर का सबसे आप प्रीवियस ईयर के जो सैंपल पेपर है देख लीजिए। 95% जितने भी क्वेश्चन आए वही सब बॉन्ड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बॉन्डिंग चैप्टर से। ठीक है, तो जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो वो टॉपिक तो आपको शॉर्ट ट्रिक आना ही चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों का शॉर्ट ट्रिक मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके देख लीजिए। आपको 100% 99% सारे क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर